नीला दायरा। सतह आप पर प्यारो मोहब्बत की पुरकैफ लहरें और जेरे आप इंतकाम का सुनामी पड़ रहा था। बर्बरियत की दिलखराश और दिलदोज दास्तान, जहां लहू से लहू को धोया जा रहा था। नाज परवर नाज आफरीन जख्म दर जख्म, रेजा रेजा वजूद के साथ सच और झूठ की तलाश में जान बलब थी। एक खुशहाल खुशो खुर्रम खानदान के बिखर जाने का नाकाबिले फरामोश वाकया। मुसन्निफ अमजद रईस। नर्स के हड़बड़ाने के बाद डॉक्टर वर्गा को बड़े मियाँ के कमरे तक पहुंचने में चंद मिनट लगे। हालांकि डॉक्टर गहरी नींद में था। प्लीज डॉक्टर, नर्स तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी, जल्दी आइए। डॉक्टर वर्गा को वहां कई महीने हो चले थे। वहां एक ही मरीज बाकी बचा था। बड़े मियाँ 80 साल की उम्र में मौत से पंजा आजमा थे। क्या पंजा आजमाई खत्म हो गई? वर्गा सीढ़ियां चढ़ते वक्त सोच रहा था। ताहम बड़े मियाँ की गैरमामूली कुव्वत इरादी को जहन में रखते हुए उसे शक था कि बड़े मियाँ ने हार मान ली है। कमरे में दाखिल होते ही उसने मौत की बू सूंघ ली। उसका तजर्बा बता रहा था कि कहानी का अंजाम हो चुका है। बड़े मियाँ के सीने की खफीफ हरकत भी मादूम हो चुकी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, सर एक जानिब ढलका हुआ था। डॉक्टर ने खिड़की से झांका। बाहर मरने वाले की वसी अराजी पर शदीद पहरा था। उसकी जानिसारों ने हिफाजती हिसार कायम किया हुआ था। बड़े मियाँ के दुश्मनों की तादाद कम ना थी। इसी तरह जानिसार भी अनगिनत थे, लेकिन वो बेखबर थे कि मौत चुपके से मरीज को हिफाजती हिसार से निकाल कर ले गई है। वर्गा ने अपना बैग बेड के करीब मेज पर रख दिया। उसने मरीज की जवानी की तस्वीर देखी। वो किसी भैंसे के मानंद ताकतवर था और अब वो सुकड़कर बेरूह जद बकरी की तरह रह गया था। वो कोई आम आदमी नहीं था। फ़आल जिंदगी में वो खौफ व दहशत का इस्तारा रहा था। 80 साल की उम्र में मौत ने बिलाखिर उसे पटक दिया था। नीचे हॉल की जानिब से आवाजें आ रही थीं। सुबह की रोशनी फैल रही थी। बड़े मियाँ का सबसे छोटा बेटा बॉबी कमरे में दाखिल हुआ। वो शब ख्वाबी के लिबास में था। उसने बाप के चेहरे को देखा, फिर डॉक्टर की जानिब नजर की। कुछ कहने सुनने की जरूरत ना थी। बॉबी की बीवी मार्गा कमरे में दाखिल हुई और आहो जारी करने लगी। बॉबी आगे बढ़ा, बाप का हाथ चूमा और हस्पानवी जबान में कुछ कहा। वो पलटा और डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। मुझे अपने भाइयों को बताना होगा। डॉक्टर वर्गा ने बॉबी की आंखों को पढ़ने की कोशिश की। अब क्या होगा? डॉक्टर ने सोचा। बरसों से बड़े मियाँ ने अपने रोबो दबदबे के बल पर मामलात को संभाला हुआ था। वो एक खतरनाक आदमी था। कैद में, बीमारी में, हर हाल में खतरनाक था। मरने के बाद भी बलाएं आजाद होने वाली थीं। खून से खून कभी नहीं धुलता, लेकिन यहां मामला दूसरा था। अब खून बहेगा, खून से खून धुलेगा। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। वाकई उसका ताकुब हो रहा था। नटाली ने रफ्तार कदम बढ़ा दी। धड़कन पहली नाहमवार थी। मुताकुब के दोनों हाथ जैकेट में थे। नटाली की रिहाइश का ज्यादा दूर नहीं थी। हुकुम में कदमों की चाप करीब हो गई थी। नटाली का दिल सीने में फड़फड़ाने लगा। घर के करीब मार्केट थी। नटाली तकरीबन भागती हुई मार्केट में घुस गई। एक बास्केट उठाकर उसने चंद जरूरी अशिया इसमें रखी और रैक्स के दरमियान चकराती हुई काउंटर पर अदायगी करके बाहर निकल गई। वो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन जल्दी नटाली की गलतफहमी दूर हो गई। वो पार्किंग में एक गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी ग्रेग को फोन करे या 911। उसकी रिहाइश बहुत करीब थी। अचानक वो भागी, इमारत का गेट खोलकर अंदर घुसी और गेट बंद कर दिया। गहरी गहरी सांसें लेकर उसने एलिवेटर का रुख किया। मसामात ने पसीना उगल दिया। 7वीं मंजिल पर जाने के लिए उसने बटन पुश किया। उसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। अपार्टमेंट की चाबी उसने पहली बैग से निकाल ली थी। 7वीं मंजिल पर एलिवेटर रुका। दर खुलकर अतराफ में रोपोश हो गए। सामने 2 आदमी खड़े थे। नटाली की चीख हलक में घुट के रह गई। खून सर्द पड़ गया। नटाली आगाह थी कि वो 2 आदमी नहीं, 2 अदद मौत के हरकारे थे। पीछे जाने की गुंजाइश नहीं थी। वो धुंधली नजर से दोनों को घूरती रही। किसने भेजा इनको? बाप ने? कोलंबियन या FBI? न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में उसकी अपनी कंपनी थी। बेंजामिन रॉब 20 साल से सोने का कारोबार कर रहा था। इंडियन उसके सबसे बड़े गाहक थे। दुनिया में जेवरात की एक्सपोर्ट में खुद इंडियंस का बहुत बड़ा हिस्सा था। आगाज में बेंजामिन रॉब ने छोटे पैमाने पर काम का आगाज किया था। आज वो 47th स्ट्रीट के निस्फ से ज्यादा डीलर्स को गोल्ड सप्लाई करता था। यही नहीं बल्कि दुनिया के कद आवर दरआमद कुनंदगान उसके गाहकों में शामिल थे। इस कारोबार में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे ना जानता हो।
एक मोहब्बत करने वाली बीवी और 3 खूबसूरत बच्चों के साथ वो एक शानदार जिंदगी गुजार रहा था। उसके गैराज में 6 कारों की गुंजाइश थी। खुद वो ज्यादातर फेरारी 585 इस्तेमाल करता था। 20 साल से बेट्सी ही उसकी असिस्टेंट थी। बच्चों में सबसे बड़ी नटाली, फिर एमिली और जस्टिन थे। एमिली 16 साल और स्कॉच में कौमी रैंकिंग रखती थी। जस्टिन 14 साल का था। बीवी का नाम शेरिन था। इन सब की तस्वीर रॉब के कीमती ऑफिस की दीवारों के अलावा लार्चमोंट में महल जैसे घर में भी आवेजा थी। ग्रेजुएशन के बाद नटाली 8 माह से एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज ब्रॉन्क्स में साइटोजेनेटिक्स लिमोकीमिया पर काम कर रही थी। नटाली ने ब्राउन से फेलोशिप जीती थी। टीना लैब में इसकी पार्टनर थी, जो नटाली से 1 साल सीनियर थी। फैमिली हर साल तफरीह के लिए मुल्क से बाहर जाती थी। फ्रेंच अप्स, कीनिया सफारी, इंडीज। कारोबारी मामलात में बेट्सी और अकाउंटेंट रॉब से ज्यादा करीब थे। इस वक्त भी वो बेट्सी के साथ महवे गुफ्तगू था। जाहिर के मार्केट का उतार चढ़ाव मौजूद था। दफतन ऑफिस के बैरूनी रुख से तोड़फोड़ की नुमायां आवाजें सुनाई दी। पहला ख्याल रॉब के जहन में धमाके का था। दूसरा ख्याल वारदात का आया। रॉब का तेज रद्द अमल अलार्म की जानिब था, लेकिन इससे पहले अकाउंटेंट बदवासी के तासुरात चेहरे पर सजाए नमूदार हुआ। उसके उकुब में 2 आदमी सूट में मलबूस थे, ऊपर गहरे नीले रंग की जैकेट्स पहनी हुई थी। बेंजामिन रॉब, वो बोले। यस। वो खड़ा हो गया और दराज कामत का सामना किया, जो इंचार्ज मालूम हो रहा था। सर के बाल सामने से उड़ना शुरू हो गए थे। कौन हो? कैसे घुसे चले आ रहे हो? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? बेंजामिन रॉब बोला। दराज कामत ने एक फोल्डर डेस्क पर रख दिया। ये फेडरल जज की जानिब से गिरफ्तारी का वारंट है। FBI के कुछ और आदमी अंदर घुस आए। गिरफ्तारी? किस लिए? वो बोला। मनी लॉन्ड्रिंग, सरकार के साथ फ्रॉड, मुजरिम इदारे के साथ साजबाज। मिस्टर रॉब, इतना काफी है? दफ्तर में जो कुछ है वही हमारे लिए काफी से ज्यादा होगा, एक ने कहा। इससे पहले कि रॉब कुछ कहता, एक एजेंट ने उसे पकड़ के घुमाया और हथकड़ियां पहना दी। क्या पागलपन है ये? रॉब मचल उठा। तुम्हें अब तक छूट दी, वो पागलपन था, एक एजेंट बोला। नटाली हाई पावर माइक्रोस्कोप पर झुकी हुई थी। टीना भी उसके करीब थी। दोनों 30 इस्लाहात में सरगोशियां कर रही थीं। नटाली डिजिटल फाइल में लिखती जा रही थी। वो सफेद रंग का लिम्फोब्लास्ट है। पैकर इसे किलर लियोकोसाइट कहता है। ये लियोकोमिया का पैथोजेनिक एजेंट है। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि प्लाज्मा के महलूल में क्या होता है। तुम सारा दिन यही करती रही हो? टीना ने कहा। नटाली के जवाब देने से पेशतर ही उसके सेलफोन ने मौसीकी नशर की। नटाली का ध्यान अपने दोस्त ग्रेग की तरफ गया और उसने फोन वापस लैब कोट में रख लिया। अगर ग्रेग नहीं है तो यकीनन फिर माँ का फोन होगा। वो टीना को लेकर लाइब्रेरी में आ गई। फोन की आवाजें एक बार फिर खलल अंदाजी की। नटाली ने फोन निकालकर पैगाम पढ़ा। नटाली, यहाँ कोई खराबी है, घर फोन करो जल्दी, पैगाम था। नटाली पैगाम को घूरती रही। ऐसा पैगाम 23 साल की उम्र में इसने कभी वसूल नहीं किया था। उसे पैगाम के अल्फाज बुरे लग रहे थे। उसका जहन तेजी से इम्कानात का जायजा ले रहा था। टीना, माफ करना, मुझे घर फोन करना पड़ेगा, नटाली ने कहा। कोई मसला नहीं है, टीना ने जवाब दिया। नटाली ने धड़कते दिल के साथ नंबर पंच किया। दूसरी जानिब उसकी मां ने फौरन ही फोन उठा लिया। मां की आवाज ने नटाली की धड़कनों को मजीद बढ़ा दिया। नटाली, हाँ मॉम, वो बोली। तुम्हारे डैड, आवाज आई। मॉम, क्या हुआ डैडी को? नटाली की आवाज खुद बुलंद हो गई। उसका बदन गैर महसूस अंदाज में लरज रहा था। डैड की सेहत शानदार थी, क्या हो सकता है? मॉम, उसने कहा। पता नहीं, सेक्रेटरी का फोन आया था। FBI वाले इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। नटाली की मां ने रुंधी हुई आवाज में बमुश्किल बात मुकम्मल की। सेक्रेटरी बता रही थी। नटाली फटी फटी आंखों से फोन को घूरे जा रही थी। रॉब को FBI के हेडक्वार्टर फॉली स्क्वायर लोअर मैनहट्टन में ले जाया गया था। वो एक छोटे से कमरे में बैठा था, जहां चंद हाथी कुर्सियां और एक चूबी मेज रखी थी। वो सामने शीशे को तक रहा था। उसे इल्म था कि ये 2 तरफा शीशा है। दूसरी जानिब से उसे देखा और सुना जा सकता है। ये ऐसा ही था जैसे हम टीवी और फिल्मों में देखते हैं। कोई खौफनाक गलती हुई है। वो एक कारोबारी शख्स था जिसने जिंदगी में कोई खिलाफे कानून काम नहीं किया था। 20 मिनट बाद दरवाजा खुलने पर रॉब खड़ा हो गया। वही दोनों एजेंट अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे छुरेरे बदन का एक आदमी था जिसने ग्रे सूट पहना हुआ था। हाथ में थामा ब्रीफकेस उसने मेज पर रख दिया। मैं स्पेशल एजेंट इंचार्ज बूथ हूं, दराज कामत नीम गंजे आदमी ने कहा। तुम स्पेशल एजेंट रॉयस से पहले मिल चुके हो और ये मिस्टर नार्डोजी हैं। मिस्टर नार्डोजी,
यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के अटॉर्नी हैं जो तुम्हारे केस से वाकिफ हैं, उसने कहा। मेरा केस? रॉब ने मुस्कुराने की कोशिश की। मिस्टर रॉब, हमें चंद सवालात के जवाब दरकार हैं, हिस्पैनिक एजेंट रॉयस ने कहा। हमें उम्मीद है कि तुम मुकम्मल ताउन करोगे और पूरी सच्चाई और दयानत का मुजाहरा करोगे। इस तरह सबके लिए मराहिल आसान तर हो जाएंगे, रॉयस बोला। यकीनन, रॉब ने सर हिलाया और बैठ गया। अगर तुम एतराज ना करो तो हम बातचीत टेप कर लेते हैं। उसने एक कैसेट रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया। इसमें तुम्हारा ही तहफ़्फ़ुज़ है, फिर भी तुम किसी वक्त चाहो तो तुम्हारे वकील का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, एजेंट रॉयस बोला। मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, रॉब ने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है मिस्टर रॉब। छुपाने को कुछ ना हो तो पेचीदगियां नहीं पैदा होती। रॉयस ने फाइल में से कागजात निकालकर सलीके से सजाए। मिस्टर रॉब, तुमने पाज एक्सपोर्ट इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? उसने एक कागज पर उंगली रखी। हाँ, वो मेरे चंद बड़े गाहकों में से एक हैं, रॉब ने कहा। तुम इनके लिए क्या करते हो? मैं ओपन मार्केट से गोल्ड खरीदता था। उनका नोवेल्टी गिफ्ट का कारोबार है। मैं गोल्ड उनके कहने पर दरमियानी राब्ते के जरिए भेजता था, रॉब ने कहा। दरमियानी राब्ता? आर्गोट मैन्युफैक्चरिंग, रॉयस ने दूसरे वर्ग को आगे किया। हाँ, आर्गोट, रॉब बोला। तुम्हारी गोल्ड की शिपमेंट आर्गोट वसूल करके क्या करते थे? रॉयस ने कहा। मुझे नहीं मालूम। वो मैन्युफैक्चरर है। वो जेवरात बना सकते हैं, सोने की प्लेट बना सकते हैं, या जो पास मुतालबा करें वो बना दें। पास के लिए नॉवेल्टी आइटम्स, रॉयस ने कागजात पर नजर डाली। वो क्या करते हैं ये उनका कारोबार है। मैं उनके लिए गोल्ड खरीदता था, रॉब ने कहा। ये सिलसिला कब से जारी था? ये सवाल बूथ ने किया था। मुझे देखना पड़ेगा, 6 या 7 साल, रॉब ने कहा। 6 से 8 साल, रॉयस की नजर कागजात पर थी। मिस्टर रॉब, इस दौरान तुम्हें इल्म नहीं था कि तुम्हारे भेजे हुए गोल्ड से वो दर हकीकत क्या बनाते थे? रॉयस बोला। रॉब को यह सवाल अजीब सा लगा। बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ अशिया, हत्ता के बटन, कलम, पेपरवेट, कफलिंग्स, जेवरात वगैरह वगैरह, रॉब ने शाने उचकाकर जवाब दिया। लेकिन इस मुद्दत में उन्होंने कसीर मिकदार में सोना इस्तेमाल किया है। सिर्फ गुज़िश्ता बरस 3100 पाउंड, आम अंदाजे के मुताबिक एक औंस पर $640, यानी 31 मिलियन डॉलर्स, मिस्टर रॉब, बूथ ने कहा। बूथ की मालूमात और इंकशाफ ने रॉब को मुतहय्यर कर दिया। उसने महसूस किया कि पसीने का कतरा कनपटी से फिसल रहा है। उसने होंठों पर जबान फेरी। मैंने बताया कि मेरा काम खरीदना और बेचना है। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और मैं उनको सप्लाई। देखो, शायद तुम मुझे बताना चाह रहे। रॉब बूथ को मुस्कुराते देखकर खामोश हो गया। रॉयस फोल्डर से मजीद कागजात निकाल रहा था। कागजात नहीं, वो फोटोग्राफ थे, स्याह व सफ़ेद, 10 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े फोटोग्राफ। आम और गैर अहम अशिया की तस्वीर, हथौड़े, पेचकस, हॉर्स पाइप, ताले, डोर नॉब्स वगैरह वगैरह। मिस्टर रॉब, इनमें से किसी को पहचानते हो? पहली मर्तबा रॉब ने महसूस किया कि रफ्तार कल बढ़नी शुरू हो गई है। नहीं, उसने जवाब दिया। तुम आर्गोट से कीमत वसूल करते थे? किकबैक्स? कमीशन, रॉब ने तस्हीह की। रॉयस ने एक और शीट निकाली। मार्केट में कमीशन 1%, 1.5, हद से ज़्यादा 2% चलता है, और तुम्हारा 6% और बाज़ औक़ात 8% भी चला है। क्या मैं गलत हूँ? रॉयस ने बगौर रॉब को देखा। माअन रॉब का हलक खुश्क हो गया। उसने बारी बारी दोनों एजेंट्स की तरफ देखा। ब्रीफ केस वाला अब तक खामोश था। जैसे कि तुमने बताया कि बहुत ज़्यादा सोना इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका उन्होंने क्या किया ये उनका अपना मसला है। मैंने सिर्फ गोल्ड सप्लाई किया था, रॉब ने कहा। उन्होंने क्या किया सोने के साथ? बूथ का सबर जवाब देने लगा। सोना उन्होंने एक्सपोर्ट किया, मिस्टर रॉब। ये फ़ोटो नॉवेल्टी गिफ्ट्स के नहीं हैं, ना ये फौलाद कांसी तांबे से बनाए गए हैं। ये गोल्ड प्लेटेड भी नहीं है। ये बिलियन है, ठोस सोना। इन पर पेंट किया गया था, फिर आम अशिया के मानद एक्सपोर्ट की गई, बूथ ने कहा। मेरा ख्याल है कि जनूबी अमेरिका में किसी जगह, रॉब ने घुटी हुई आवाज में कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकता। सोना मैंने खरीदा था, लेकिन मैं समझ रहा हूं। तुम नहीं समझे मिस्टर रॉब, बूथ ने आंखें चार की। तुम्हारा एक पैर दलदल में बहुत गहरा चला गया है, और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि दूसरा पैर अंदर है या बाहर। क्या तुम जानते हो आर्गोट की मलकियत किसके पास है? बूथ ने कहा। हेराल्ड कॉर्नरिच, रॉब ने कदरे एतमाद से जवाब दिया। मैं हेराल्ड को अच्छी तरह जानता हूं। गुड, और पास? मेरे ख्याल में पास की मलकियत इस्पासा के पास है। मैं चंद बार उससे मिला हूं, रॉब बोला। वो विक्टर इस्पासा है। रॉयस ने एक फोटो आगे खिसकाया। वो पास में एक महज एक ऑपरेटिंग पार्टनर है।
आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन केमैन आइलैंड में BKA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से है। रॉयस ने चंद और फोटो दिखाए जिनमें नजर आने वाले अफराद हिस्पानिक मालूम हो रहे थे। इनमें से किसी को जानते हो? भूत ने पूछा। अब रॉब से दर हकीकत हरासा हो गया था। पसीने का एक और कतरा गर्दन से रीढ़ की हड्डी पर लकीर बना रहा था। नहीं, उसने शिद्दत से नफी में सर हिला दिया। विक्टर स्पासा, रोमन रामरेज, लुइस ट्रेजिलो, ये तीनों BKA नामी कंपनी के मरकजी ओहदेदार हैं। तुम्हारे सोने से जो अशिया बनाकर वहां भेजी जाती थीं, वो लुइस वसूल करता था। रोइस ने एक और फोटो आगे बढ़ाया। तस्वीर में एक फरबा शख्स फैंसी सूट में मर्सिडीज में बैठा था। ये मार्किडो फैमिली का लीडिंग मनी मैनेजर्स में से एक है। कोलंबियन ड्रग कार्टेल की मार्किडो फैमिली, बूथ ने कहा। कोलंबिया? रॉब के हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। आंखें हल्कों से उबल पड़ी, रंग फक हो गया। वजाहत से जो कहानी एजेंट रोहित सुना रहा था, उसके बेशतर अल्फाज और जुमले रॉब की समाज से दूर थे। उसे सुनने की जरूरत भी नहीं थी। सब कुछ जाहिर और अया था। उसका भेजा हुआ सोना दरअसल कोलंबिया जा रहा था। 7-8 साल से खुद रॉब कमीशन के साथ जो कीमत वसूल करता रहा था, वो मंशियात की आमदनी थी। कोलंबियन ड्रग माफिया के कारोबार से हासिल शुदा ब्लैक मनी। अचानक रॉब उछल पड़ा। नहीं, उसके आसाब बेकाबू हो गए थे। वो बुलंद आवाज में बोल रहा था, मैं कसम खाता हूं, मेरा इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सोना बेचता हूं और बस। ऐसा दूसरे भी करते हैं। विक्टर ने मुझसे राब्ता किया था। अगर तुम लोग मुझे डराना चाहते हो तो तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हो। लेकिन कोलंबिया, मार्किडो, मेरा इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ क्या किया जा रहा है? रॉब बोला। बूथ ने अपना रुखसार खुजाया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जब विक्टर तुमसे मिला तो वो क्या चाहता था? बूथ ने पूछा। वो गोल्ड खरीदना चाहता था। वो गोल्ड से मुख्तलिफ आइटम बनाना चाहता था, रॉब ने कहा। और आर्गोट मैन्युफैक्चरिंग कैसे दरमियान में आई? बूथ ने पूछा। रॉब बल खा के रह गया। वो सवाल का मकसद समझ गया था। आर्गोट रॉब के दोस्त की कंपनी थी, हेराल्ड। उसने हेराल्ड को विक्टर से मिलवाया था। फिर यह सिलसिला बरसों से चलता रहा था। विक्टर अदायगी हेराल्ड को और वो रॉब को करता था। पहली बार नार्डोजी गोया हुआ। जस्टिस डिपार्टमेंट का वकील वो आगे की जानिब झुका। मिस्टर रॉब, अब तुम समझ गए होगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। रॉब को लगा कि किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं कुछ नहीं समझा। मसामात ने पसीना उगल दिया। कमीज की पुश्त तर होने लगी थी। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि वो सोने के साथ क्या कर रहे हैं। सोना कैसे और कहां जा रहा है? रॉब ने कहा। तुमने कहा विक्टर तुम्हारे पास आया था? हाँ, वो गोल्ड से मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरा ताउन चाहता था। मैंने अपने दोस्त हेराल्ड यानी आर्गोट कंपनी से मिलवा दिया। इस समय विक्टर के रिकॉर्ड पर ब्रोकर था। हेराल्ड से मिलवाने पर उसने मुझे ज्यादा कमीशन दिया। BKA का नाम मैंने कभी नहीं सुना। हेराल्ड एक अच्छा आदमी है। मैं बहुत अरसे से उसे जानता हूं, रॉब ने कहा। तुम रिको एस्टेट्स का मतलब जानते हो? यूएस अटॉर्नी ने ब्रीफकेस खोला। या पैट्रियट एक्ट के मायने? वो बोला। रिको? रॉब सन्नाटे में आ गया। तुम लोग क्या सोच रहे हो? रिको, रेसिटियर इन्फ्लुएंस्ड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अटॉर्नी ने इसी रिको के बारे में समझाया। रॉब को इसकी वजाहत की जरूरत नहीं थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग या गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करने वालों पर लागू होता था। पैट्रियट एक्ट की वजाहत के साथ अटॉर्नी ने कहा, 2001 से यह कानून है कि बाहर से आने वाली रकम अगर $20,000 से ज्यादा है तो इसे रिपोर्ट किया जाए। बसूरत दीगर ये गैर कानूनी समझा जाएगा, वकील बोला। रॉब के घुटनों पर हथौड़े की मानंद जरब लगी। पैट्रियट एक्ट की बात क्यों कर रही हो रही है यहाँ पर? मिस्टर रॉब, तुम बदबूदार डलल में गर्दन तक उतर गए हो। कोई रास्ता है तुम्हारे पास? बूथ का लहजा सपाट था। रास्ता? मुझे वकील की जरूरत है। उसका सर घूमने लगा। नहीं, वकील नहीं, तुम्हें पूरा जस्टिस डिपार्टमेंट दरकार है। फिर भी बात नहीं बनती, बूथ ने सर्द आवाज में कहा। रॉयस ने पानी का गिलास बढ़ाया। हाँ, एक रास्ता है। कैसा रास्ता? रॉब ने पानी पिया। फेडरल प्रिजन से 20 साल बाहर रखने का वाहिद रास्ता, बूथ ने संजीदगी से कहा। रॉब के पेट में गड़गड़ाहट हुई। उसने हल्की रतूबत और आंखों के पानी को वापस खींचा। कैसे? विक्टर, मिस्टर रॉब। विक्टर रामन, अमरीज और लुइस का हेड है। तुमने फिल्में देखी होंगी। हम इसी तरह काम करेंगे। तुम सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए हमारी मदद करो। उन्हें गायब करना हमारा काम है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे दोस्त हेराल्ड का काम भी खत्म ही समझो। रॉब को हेराल्ड के साथ फैमिली ट्रम्प्स का यह ख्याल आया। उसके साथ मेरे 20 साल पुराने मरासिम हैं, रॉब बोला।
समझ लो कि वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। अपने बारे में सोचो। वो बोला, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है जिनकी तस्वीर तुम्हारे ऑफिस में लगी हैं। तुम फेडरल प्रिजन में जाओगे तो उनका क्या हाल होगा? 20 साल वो लोग जीते जी मर जाएंगे, रोहित ने कहा। रॉब के सीने में खोलन होने लगी। उसने उठकर दीवार पर घूंसा मारा। क्यों कर रहे हो ये? मैंने सिर्फ 2 आदमियों को मिलवाया। स्ट्रीट पर आधे लोग ये काम कर रहे हैं। और पेट्रियट एक्ट सिर्फ मेरे लिए है? क्या गोल्ड का कारोबार जुर्म है? रॉब बोला। वो तीनों खामोश रहे। रॉब वापस मेज पर आ गया। मुझे वकील चाहिए। उसने हथेली की पुष्ट से पेशानी का पसीना साफ किया। वकील तो आ जाएगा, लेकिन तुम अपना आखिरी मौका भी गिनवा दोगे। तुम्हारे पास बेहतरीन ऑप्शन है कि हमसे बात करो। वकील को बुलाने से पहले ये देख लो। रोइज ने फोटो इसके हवाले किया। रॉब ने फोटो को देखा और उसकी बची हुई तवानाई भी इख्तिताम पजीर हो गई। ये एक नहीं कई फोटो थे। दरमियाने कद का मोछों वाला आदमी रॉब के ऑफिस में उसके साथ दिखाई दे रहा था, कहीं खिड़की के पास, कहीं मेज पर, कहीं सड़क पार करते हुए और कहीं दोनों चाइना ग्रिल में लंच कर रहे थे। आइवन बेरदा, रॉब ने सरगोशी की। कमरे का दरवाजा खुला और चौथे आदमी ने कदम अंदर रखा। रॉब की आंखें चौड़ी हो गईं। वो आइवन बेरवा था। इस वक्त वो मुख्तलिफ लिबास में था और सूट जेबतन किया हुआ था जिस पर बैज लगा था। मेरा ख्याल है तुम एजेंट एस्पो स्टीव को पहचानते होगे। अगर नहीं तो तुम दोनों की मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग चलाई जाए, उसने कहा। रॉब सांस लेना भूल गया। कान साए साए कर रहे थे। वो गर्दन तक नहीं, सर तक दलदल में उतर गया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।